हेलो माय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस तेज बालक चैनल पर फिर से। जी हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया हो तो जल्दी से दबा दो और वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि अच्छा लगेगा तो जाते जाते वक्त एक लाइक एंड कमेंट प्यारा सा जरूर करना मेरे दोस्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हम अपने इस टॉपिक को। नंद वंश की शुरुआत 345 ईस्वी में से। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में पढ़ चुके हैं मगध साम्राज्य के दो वंश के बारे में, जिसका नाम है हैर्यक वंश पहला था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा शिशुनाग वंश। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंद वंश, जी हाँ वही नंद वंश जिसका स्थापना महापद्म नंद ने किया था। महापद्म नंद इस वंश का पहला राजा, जिसे संस्थापक भी कहा जाता है नंद वंश का। इसे नंद वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको सर्वछत्रांतक के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। सर्वछत्रांतक का मतलब होता है सभी क्षत्रियों के गर्व को नाश करने वाला राजा। इसके अलावा महापद्म नंद को कई सारे उपनाम से पुकारे जाते हैं हमारे इतिहास में, जैसा कि आपको इस पीडीएफ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। महापद्म नंद के बारे में कई सारे की पॉइंट्स लिखे गए हैं। इसमें पहला पॉइंट है उग्रसेन के नाम से जाना जाता था। किसको? महापद्म नंद को। 9 राज्यों पर शासन किया था, जिसके कारण 9 वंश के नाम से जाना जाता है। नंद वंश को 9 वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि महापद्म नंद जो था ये 9 राज्यों पर हमला करके कब्जा किया था, तब ये वंश का स्थापना हुआ, तब फिर ये अपना वंश बना पाया, जिससे इसको 9 वंश के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इस वंश में यही एक राजा था जो सबसे शक्तिशाली शासन किया था। इसी के समय में नंद वंश का प्रकोप सबसे सर्वाधिक था, ठीक है मेरे दोस्तों, सर्वाधिक था। नंद वंश में सबसे सर्वाधिक एवं प्रकोपकारी राजा जो था यही महापद्म नंद था। पॉइंट नंबर 4 है मेरे दोस्तों नवराज। जी हाँ, वही नवराज जिस पर महापद्म नंद ने हमला करके उसको ऊपर शासन किया और उसके बाद फिर नंद वंश का स्थापना किया था। वो सभी 9 राज्य हैं इच्छाबुक, कलिंग, पांचाल, काशी, अभिमार्क, कुरु, सुरसेन, हरिहर इत्यादि। यही 7-8-9 राज्य हैं। इसी राज्य पर महापद्म नंद ने शासन किया था मेरे दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 है मेरे दोस्तों, इसी महापद्म नंद के बारे में इतिहास में कहीं कहीं उल्लेखित मिलता है कि यह एक नाई का बेटा था। यह एक नाई का बेटा था महापद्म नंद। भाई दोस्तों, आप सभी को इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। इसके अलावा महापद्म नंद के टोटल 8 बेटे थे, जिन सभी ने भी राज्य पर बारी बारी से शासन किया। 8 पुत्र का नाम है, पहला था पांडुक, दूसरा था पांडुगति, तीसरा था भूतपाल, चौथा था गोविशानक, 5वां था दासीदक और 6ठा था कैवंत नंद और 7वां था राष्ट्रपाल, 8वां था धनानंद। जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड था तो वो है धनानंद मेरे दोस्तों इस वंश में। जी हाँ, धनानंद को सबसे ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए माना गया है क्योंकि बाकी जो 7 बेटे थे इनके बारे में तो हमारे इतिहास में उतना उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए इन 7 को हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उतना खास कर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इन लोगों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। लेकिन 8वां जो धनानंद था, इसके बारे में नंद वंश के आखिरी शासक इसे माना जाता है। नंद वंश में इसको आखिरी शासक माना जाता है और इसके अलावा कई सारे महान काम भी इसने किया था थोड़ा मोड़ा, जिसके कारण इसको ज्यादा हाईलाइटेड किया गया है। इसी के शासनकाल के समय मकदूनिया के आक्रमणकारी राजा आए थे जो कि भारत पर आक्रमण किया था पहली बार, जिसका नाम था सिकंदर। आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो हम वीडियो के आगे देखेंगे डिटेल से उसके बारे में अभी। तो मेरे दोस्तों वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो वॉच करके ही आ जाइएगा। तो आइए अब हम लोग मिलते हैं महापद्म नंद से। जी हाँ मेरे दोस्तों, वही महापद्म नंद जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे वीडियो के पीछे में मेरे दोस्तों, जो सर्वछत्रांतक एवं उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता था। इसे क्षत्रियों का नाशक करने वाला कहा जाता है। महापद्म नंद ने और तो और क्या एकराट की उपाधि भी धारण किया था मेरे दोस्तों। एकराट का मतलब होता है एकमात्र राजा, जो कि राज्य पर अकेला राज कर रहा है। इसने एक छत्र राज्य का स्थापना भी किया था। एक छत्र राज्य का मतलब होता है पूरा राज्य का एक ही क्षत्रिय था, वो था महापद्म नंद। ये अपने समय में था मेरे दोस्तों। और इस वंश का आखिरी एवं लास्ट शासक जो था धनानंद, वो भी इसी का बेटा था मेरे दोस्तों, जो कि हमने आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ अभी के अभी। और मेरे दोस्तों हम लोग अब जानते हैं धनानंद के बारे में। धनानंद जो कि इस वंश का लास्ट शासक था मेरे दोस्तों। इसी के समय में मकदूनिया का शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था। तो मेरे दोस्तों धनानंद से पहले हम लोग सिकंदर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हम लोग सिकंदर कौन था? सिकंदर था, आप लोगों ने एक कहावत सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसी सिकंदर के नाम पर यह वाक्य हमारे पूर्वजों द्वारा बोला आ रहा है, क्योंकि सिकंदर ने
एक परियोजना बनाया था, विश्व जीत परियोजना। मेरे दोस्तों उसने पूरा विश्व को जीतने की परियोजना बनाया। उसने 20 साल के उम्र में पूरा विश्व को जीतने निकला था मेरे दोस्तों। उसी समय वह भारत भी आया था। तो मेरे दोस्तों सिकंदर जो था मकदूनिया का शासक था मेरे दोस्तों। इसके पिता थे फिलिप II, सिकंदर के माता थे ओलंपिया। और मेरे दोस्तों सिकंदर का एक उपनाम भी है जो कि सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। मेरे दोस्तों इस सिकंदर के पत्नी का नाम था रक्साना। सिकंदर की पत्नी रक्साना थी मेरे दोस्तों। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे और सिकंदर के गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और प्लेटो के गुरु सुकरात थे मेरे दोस्तों। इन सभी का नाम मैंने वीडियो में इसलिए लिया है क्योंकि ये सभी जो थे सभी एक महान फिलोसफर थे जिनके बारे में हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को यह नाम आपकी आंखों के सामने प्रस्तुत किया हूँ मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग सिकंदर के बारे में जो कि जिसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी लौटते वक्त। तो मेरे दोस्तों सिकंदर के बारे में हम लोगों ने कितना जान लिया, कब मृत्यु हुआ, कब कैसे आया। लेकिन मेरे दोस्तों जब सिकंदर भारत पर आया तो वो क्यों भाग गया था आप लोगों को मैंने ये नहीं बताया था। तो बता दूं कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया था ना, तब उसने नंद वंश के विशाल सेना, हाथी, घोड़े और इतनी विशाल हाथी घोड़ा सेना को देखकर वो भाग गया। वो समझ गया कि हम यहाँ युद्ध नहीं जीत सकते। तब सिकंदर भारत से लौट गया था मेरे दोस्तों। यही कहानी है नंद वंश के डर का। नंद वंश का माहौल यहीं पर इतना मतलब ज़्यादा सीरियसली माना जाता है क्योंकि सिकंदर जो था इस पूरा दुनिया को जीतने चला था लेकिन भारत को नहीं जीत पाया मेरे दोस्तों। इसलिए यह कहानी महान बना है मेरे दोस्तों। प्लेटो जो थे सिकंदर के गुरु, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है रिपब्लिक, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों रिपब्लिक नामक पुस्तक प्लेटो ने लिखा था। हिंदू कुश पर्वत पार करके सिकंदर भारत आया था मेरे दोस्तों। तक्षशिला के शासक आम्भी ने अपने आप को सिलेंडर कर दिया और इसका साथ भी दिया था। आक्रमण के वक्त उत्तर में नंद वंश के शासक धनानंद के शासन में था। ठीक है, उत्तर भारत जो था उस वक्त आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो वह उसी का शासन था नंद वंश का, जिसका अंतिम राजा था धनानंद, जो कि सिकंदर से युद्ध किया था मेरे दोस्तों। और सिकंदर ने भारत से लौटा तो इसलिए कि नंद वंश की सेना इतनी मजबूत थी, हाथी घोड़े और उनकी सेना को देखकर वो सिकंदर भाग गया यहाँ से। तो मेरे दोस्तों सोच लो कितनी रोचक कहानियाँ हैं ये। और मैं तो आपको बता दूं कि वही धनानंद था इस वंश का राजा इस वक्त जब सिकंदर आया था। तो धनानंद इसी काम के लिए ज़्यादा हाईलाइटेड है इस वंश में। तो आओ अब हम लोग धनानंद के बाद पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों धनानंद के बाद इस वंश पर धनानंद ने क्या इस वंश पर असर डाला। धनानंद के पास इतना घमंड हो गया था, उसने सोचा कि हम सिकंदर को भगा दिए हैं तो हमसे बड़ा राजा कोई नहीं होगा। लेकिन मेरे दोस्तों सिकंदर जैसा बुर्बक भले भाग गया लेकिन धनानंद ने अपने घमंड से अपने राज को खो बैठा। वो कैसे? क्योंकि जब एक दिन की बात है जब चाणक्य नामक एक ब्राह्मण धनानंद के दरबार में आया था और धनानंद ने उस ब्राह्मण का अपमान करते हुए उसे चप्पल मारने का भी कोशिश किया था मेरे दोस्तों। चाणक्य ने इस अपमान का बदला लेने के लिए आक्रोश में वहीं पर कसम खाया और बोला कि मैं इस वंश का नाश करके छोड़ूंगा। और मेरे दोस्तों चाणक्य ने चल दिया और चाणक्य बहुत सालों बाद, मतलब बहुत साल तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ सालों बाद वह लौटा। तो लौटने के साथ साथ उसने अपना एक वीर योद्धा, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे उसने अपनी ज्ञान से सैन्य शक्ति और कई सारी शक्तियाँ उन्हें प्रदान किया, युद्ध करना सिखाया। सभी चीज़ चाणक्य ने उसे सिखाकर एकदम उसकी सेना बना दिया। तो मेरे दोस्तों फिर चंद्रगुप्त मौर्य जो थे चाणक्य की अपमान का बदला लेने के लिए धनानंद से युद्ध किया और धनानंद इस युद्ध में हार गया। और मेरे दोस्तों आखिर इसी प्रकार इस नंद वंश का अंत हो गया और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया मेरे दोस्तों। और यहाँ पर होता है नंद वंश का खात्मा। तो मेरे दोस्तों इससे हमें सीख मिलती है धनानंद की कहानी से कि घमंड नहीं करना चाहिए और ना तो किसी का ब्राह्मणों का अपमान। ठीक है, जय हिंद मेरे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।